अब हम लोग मुस्लिम लॉ स्टार्ट करेंगे। इसमें थोड़े से तुम लोगों को उर्दू के भी टर्म्स देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो जैसे हम लोग का सब्जेक्ट है मुस्लिम लॉ, तो मुस्लिम कौन होता है, किसी को पता है? किसे हम बोलेंगे ये मुस्लिम है? मुस्लिम किसे माना जाता है? सबसे इम्पोर्टेंट क्या चीज़ है? बिलीव इन वन गॉड एंड प्रॉफिटहुड, है ना, कि एक वो सो माने कि अल्लाह ही है, एक ही गॉड है, और वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है, प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन्हें जो है माने। हाँ, तो मुस्लिम वो लोग हैं जो वन गॉड में बिलीव करते हैं और प्रॉफिट में बिलीव करते हैं। और मुस्लिम कैसे हो सकते हैं? दो तरह से हो सकते हैं, या बाय बर्थ या कन्वर्जन। ये लिख लिया, आगे बढ़ूं? नहीं लिखा है, लिखो फिर आगे बढ़ती हूँ। इरेज करूं? दो तरह से हो सकते हैं, बाय बर्थ या कन्वर्जन। प्रॉफिट है। जब हम कन्वर्जन की बात करेंगे, ठीक है, और हाँ, मैं जो भी यहाँ पढ़ा रही हूँ, जो भी मुस्लिम लॉ है, मैं बस वही पढ़ा रही हूँ, ठीक है, और कुछ ना समझने लगना। तो दो तरह से होता है, या तो कोई इंसान डिक्लेयर कर दे कि मैं एक गॉड में बिलीव करता हूँ और मैं प्रोफेट में बिलीव करता हूँ, या तो वो मस्जिद जाए, वो जो वहाँ मौलवी होते हैं, आलिम होते हैं, उनके पास जाए और कलमा पढ़े और एक मुस्लिम नेम उनसे ले ले, अपना उनको मुस्लिम नाम रख ले। तो इस दो तरह से होता है, ठीक है। कन्वर्जन कैसे होगा? हाँ, एक तो वो डिक्लेयर कर दे, ही और शी बिलीव इन वन गॉड एंड प्रोफेट। और दूसरा है, या तो वो आलिम के पास जाएं, अटर कलमा कलमा पढ़ें एंड गेट अ मुस्लिम नेम। आलिम, अटर्स।
तो या तो वो जो है डिक्लेयर करते हैं कि मैं वन गॉड में बिलीव करता हूँ, प्रोफेटहुड में बिलीव करता हूँ, या तो वो मस्जिद जाएं और जो है आलिम जो होते हैं वहाँ पे मस्जिद में उनके पास जाएं और कलमा पढ़ें और एक मुस्लिम नाम कोई भी रख लें अपना। तो दो तरह से कन्वर्जन होता है। दिख रहा है? इरेज करूँ, आगे बढ़ूँ? ओम बढ़ूँ आगे? अच्छा, सोर्सेज किसी को पता है क्या है मुस्लिम लॉ के? कुरान? नॉट बुक्स। क्या सोर्सेज हैं इस लॉ के, किन्हें कंसिडर करते हैं वाइल? कुरान हो गया एक होता है हदीस, या सुन्ना बोल लो, सुन्ना, इज्मा, बता रही हूँ, कियास। हम्म, बता रही हूँ, एक मिनट रुको। तो इतना तो पता ही होगा तुम्हें एटलीस्ट कि सुन्ना किसे बोलते हैं, जो भी जो प्रोफेट थे मुस्लिम्स के। तो जो भी वो करते थे जो चीज़ें, उन्हें सुन्नत बोला गया, यानी सुन्ना बोलते हैं। ये चीज़ें करनी अच्छी हैं, अच्छा माना जाता है, तो उसे ही सुन्ना माना गया है। बाकी मुस्लिम्स की ये कुरान होली बुक है, ठीक है, होली बुक है कुरान मुस्लिम्स की। तो सबसे टॉप मोस्ट तो इसे प्रायोरिटी दी जाती है, कुरान के बाद इन चीज़ों को दी जाती है। जो इज्मा होता है वो ज्यूरिस्ट ओपिनियन होता है। जैसे कुछ सब ज्यूरिस्ट होते हैं, जैसे हिंदू लॉ में भी स्कॉलर्स होते हैं, ठीक है, जो बड़े बड़े महंत होते हैं, मुस्लिम्स में भी ऐसे ही हैं, ठीक है। तो वो इन चीज़ों को, ये तीनों चीज़ें जो है कुरान, सुन्ना और कियास, इन तीनों को देख के जो डिसीजन लेते हैं इन तीनों के बेसिस पे, उसे बोलते हैं इज्मा, यानी ज्यूरिस्ट ओपिनियन, ठीक है। और कियास होता है कि कियास इन दोनों को मिलके ये डिसीजन लेते हैं, कुरान और सुन्ना को, इसे बोलते हैं एनालॉजिकल डिडक्शन। इतना लिखो। नहीं लिखना है तो तुम्हें तो नहीं लिख सकते हो, मर्जी। ओके, समझ आए? नहीं आए? बता रही हूँ, देखो, थोड़ा टफ लगेगा क्योंकि ये मुस्लिम लॉ में थोड़े उर्दू के टर्म्स है, जैसे ये कियास हो गया, इज्मा हो गया, सुन्ना, ये सब उर्दू के टर्म है, ठीक है। और आगे और आएंगे, थोड़े डिफिकल्ट भी आएंगे इससे। जो मुस्लिम लॉ है, ये चार सोर्सेज इसमें माने गए हैं लॉ के, इस मुस्लिम लॉ के, ठीक है। तो इनके बेसिस पे ही लॉ बनाया गया है। तो जैसे या वो समझ लो, जो चार शादियों वाला है वो कुरान के अकॉर्डिंग वैलिड है, लेकिन उसके भी कंडीशंस हैं कि आप इक्वली रखें। अगर चार कर सकते हैं उसकी भी कंडीशंस है, कब कब कर सकते हैं, और अगर चार करें तो सबको इक्वल आप रखें, चार लोगों को। और अगर देखो जनरली, तो एक पेरेंट भी अपने दो बच्चों को भी बराबर प्यार नहीं कर सकते हैं, ठीक है, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाएगा, वो किसी को थोड़ा ज़्यादा प्यार करेंगे, किसी को कम, दोनों को बराबर नहीं कर सकते हैं। तो लास्ट में फिर ये भी बोल दिया गया है कि आप, जाहिर सी बात है, आप बराबरी नहीं दे पाएंगे, इसलिए मतलब एक तरह से समझ लो लास्ट में मना कर दिया है, ठीक है, लेकिन ये भी कहा कि हाँ वैलिड है, बट ये एक्सेप्टेबल नहीं है कि आप इक्वालिटी करेंगे अपनी वाइफ के साथ। तो जो कुरान है, ठीक है, जो प्रोफेट हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन्होंने जो भी प्रैक्टिसेस करी, जो चीज़ें करी, ठीक है, जैसे उन्होंने जैसे कई बार ये चीज़ होती है ना कि अभी भी है कि अगर लड़की की एज लड़के के से ज़्यादा है,
तो शादी नहीं करना चाहते लड़के की फैमिली वाले, अगर लड़की बड़ी है तो। जबकि ऐसा ऐसा कुछ है नहीं, किसी भी रिलीजन में मना नहीं है, ठीक है। तो वही उन्होंने किया कि अपनी से काफ़ी छोटी लड़की से भी शादी की, बड़ी से भी की, ताकि एक मैसेज जाए सोसाइटी में कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ये कुछ गलत नहीं है। जैसे अगर लड़की की ज़्यादा उम्र होती तो कोई लड़के की काम है तो करना नहीं चाहती उसकी फैमिली में। तो वही सब चीज़ें हैं, ठीक है। तो जो कुरान में कहा गया जो चीज़ें हैं, फिर प्रॉफिट ने जो चीज़ें की, जो जिसे सुन्ना बोलते हैं, ठीक है, इज्मा, जो इन तीनों चीज़ों को, ये और ये कियास, इन तीनों को चीज़ों को एनालाइज करके जो जजेस जो अपना ओपिनियन देते हैं उसे बोलते हैं कियास, सॉरी इज्मा। और जो कियास जो है वो कुरान और सुन्ना को मिला के एक ओपिनियन ये फॉर्म करते हैं, ठीक है। तो इन बेसिस पे मुस्लिम लॉ बना है, इन 4 बेसिस पे। आगे बढ़ूँ? अच्छा, एक वो आया था, केस आया था डिवोर्स का, वो याद है? क्या था? ट्रिपल तलाक। हम्म, क्या चीज़? इंस्टेंट ट्रिपल तलाक, हाँ। तो 3 तलाक नहीं बोल सकते, इंस्टेंट ट्रिपल तलाक ज़्यादा सही टर्म है। क्योंकि जब मुस्लिम लॉ हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे 3 स्टेजेस में ही डिवोर्स होता है, ठीक है। एक बार डिवोर्स होता है, फिर उसमें टाइम पीरियड रहता है, फिर अगर उसने अगले महीने मंथ भी उसने प्रोनाउंस कर दिया, ठीक है, फिर नेक्स्ट बार भी 3 बार होता है। अगर तीसरी बार उसने प्रोनाउंस कर दिया डिवोर्स तो फिर वो फाइनल हो जाता है। लेकिन इसमें जो इंस्टेंट ट्रिपल तलाक है, वो इसका मतलब है कि एक सांस में आप एक बार में ही 3 बार तलाक बोलते रहो, तो वो, और वो इरिवोकेबल है। ठीक। अब दो हस्बैंड वाइफ हैं, 2 लोग हैं, तो किसी में भी इतनी लड़ाई बढ़ सकती है कि एक इंसान 3 बार तलाक कह दे एक सांस में। और जो है इतना फिर उस ख़राब चीज़ ये भी है कि वो इरेवोकेबल है, वापस भी नहीं हो सकता है। जैसे बाकी जो चीज़ें मैं बताऊंगी डिवोर्स की और जो फॉर्म्स हैं, उसमें 3 स्टेजेस में दे रखा है। जैसे 1 महीने में बोला डिवोर्स, ठीक है, नेक्स्ट मंथ तक अगर दोनों में सेक्शुअल इंटरकोर्स हो जाता है तो ठीक है, नहीं हुआ नेक्स्ट मंथ उसने फिर डिवोर्स प्रोनाउंस किया, नेक्स्ट मंथ फिर प्रोनाउंस किया, उसने 3 महीने में हर 1 महीने पे डिवोर्स प्रोनाउंस किया, तब जाके हुआ डिवोर्स। 3 महीने का टाइम पीरियड था, इसमें इनकी शादी बच सकती थी, ठीक है। लेकिन जो इसमें है, इसमें हो नहीं सकता है, तो तुरंत ही डिवोर्स मान लिया जाएगा। तो और इसे जो मुस्लिम लॉ में जो टर्म है जो उर्दू में, उसे बोलते हैं तलाकुल बिद्दत, ट्रिपल इंस्टेंट ट्रिपल तलाक को तलाकुल बिद्दत। ये जो केस था ये शायरा बानो का केस था। इस केस से इस ट्रिपल तलाक को, इंस्टेंट ट्रिपल तलाक को हटाया गया है वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। विच इज ये इरिवोकेबल।
आगे बढ़े। फिर एसेंशियल्स ऑफ मैरिज की बात करें इसमें हम लोग, क्या क्या होना चाहिए? ऑफर एंड एक्सेप्टेंस होना चाहिए। ऑफर को बोलते हैं इजब। आई सॉरी, हाँ। एक्सेप्टेंस कबूल। हम्म तो ऑफर एंड एक्सेप्टेंस होना चाहिए एट द सेम टाइम एंड सेम प्लेस। फ्री कंसेंट होना चाहिए। मेजोरिटी होनी चाहिए, यानी मेजोरिटी जो माना गया मुस्लिम लॉ में वो एज ऑफ प्यूबर्टी माना गया है, ठीक है। मेजर, वैसे मेजर हम लोग जो जनरली एज है वो 18। फ्री कंसेंट की बिना किसी जोर जबरदस्ती के हो। जैसे कॉन्ट्रैक्ट में पढ़ाया था ना कि फ्रॉड ना हो, मिसरिप्रेजेंटेशन ना हो, ये सारी चीज़ें थी। मेजर हो पार्टीज, यानी और मेजोरिटी मेजर की जो एज है यानी अडल्ट मेजर का मतलब वो 18 साल, बाकी हम लोग पढ़ते हैं बाकी लॉज में। लेकिन जो मुस्लिम लॉ के अकॉर्डिंग जो मेजर माना गया है वो एज ऑफ प्यूबर्टी यानी 15 साल। साउंड माइंड होना चाहिए। साउंड माइंड है कि वो सोचने समझने की कैपेबिलिटी हो उसमें, ठीक है। वो बिल्कुल सही से उसका दिमाग प्रॉपरली काम कर रहा हो। इरेज करूँ? उमाम। अच्छा, अच्छा जब मुस्लिम लॉ में शादी होती है, ठीक है, तो विटनेस भी बनाए जाते हैं। लेकिन ये विटनेस शादी के टाइम पे सिर्फ सुन्नी लॉ में ज़रूरी है, शिया में नहीं रिकॉग्नाइज है। लेकिन शिया में डिवोर्स के टाइम पे विटनेस चाहिए होता है। तो बस ये सुन्नीस कंसिडर करते हैं, ठीक है। शिया जो है शादी के टाइम पे विटनेस नहीं चाहिए होता, लेकिन डिवोर्स के टाइम पे विटनेस इसमें होना चाहिए, और इसमें शादी के टाइम पे होना चाहिए, डिवोर्स के टाइम पे विटनेस की ज़रूरत नहीं है। विटनेस कितने होने चाहिए? हुँ? 2 मेल होने चाहिए। अगर मेल है तो 2, अगर फीमेल है, ठीक है, तो 1 मेल 2 फीमेल। हम्म या तो 2 मेल हो विटनेस, या फिर 1 मेल और 2 फीमेल सुन्नीज में, ठीक है। शिया में विटनेस की ज़रूरत नहीं होती शादी के टाइम पे। क्या हुआ? बोलो। अच्छा मैं बताती हूँ, ठीक है, बता रही हूँ, ये लिख लिया इतना? हाँ हाँ। तो जो मुस्लिम्स हैं वो 2 सेक्ट में डिवाइड है, शिया और सुन्नी में, ठीक है। तो देखो दोनों मुस्लिम हैं, ठीक है। एक और सेक्ट होता है
मुत हाँ, तो ये दो मेन सेक्ट हैं, ठीक है, शिया और सुन्नी, दोनों मुस्लिम्स हैं, लेकिन बस इन दोनों की थोड़े से बिलीव्स अलग हैं, ठीक है। अ, थोड़ा सा जैसे जो खलीफा बनना था, वो उसमें जो मुस्लिम लॉ में दे रखा वो ये है कि जैसे सुन्नीस का ये ओपिनियन था कि जो केपेबल हो वो बने, शियास का ये ओपिनियन था इस पे कि जो प्रॉफिट है उनकी फैमिली से बनना चाहिए, ठीक है। प्लस थोड़ा नमाज पढ़ने का तरीका अलग होता है, मतलब हैं दोनों मुस्लिम्स, बस थोड़ा थोड़ा रिचुअल्स थोड़े अलग हैं, दोनों के बिलीफ थोड़े से अलग हैं। क्या हुआ? तो दोनों हैं मुस्लिम से, बस इनके सेक्ट है, ये दोनों अलग अलग डिवाइडेड हैं, थोड़े इनके बस बिलीफ अलग हैं। तो जैसे मैंने बताया ना शादी के टाइम पे, तो जैसे शादी के टाइम पे सुन्नी में विटनेस चाहिए होता है, शिया में विटनेस नहीं चाहिए, लेकिन वही ऑपोजिट हो जाता है डिवोर्स के टाइम पे, ठीक है। और या जो है जब जो डुअर होता है यानी महर जिसे बोलते हैं, उसमें भी थोड़ा डिफरेंस है इन दोनों में। और जो है जैसे सुन्नी में क्या है कि आप जो है शादी भले ही नशे की हालत में करें चाहे मजाक में करें या गुस्से में करें, शादी और डिवोर्स ये वैलिड होगा भले ही किसी भी कंडीशन में करें, ठीक है। लेकिन शिया में ऐसा नहीं कहा गया है। क्या हो बोलो। हम्म, क्या बोल रहे हो? सुन्नी में ये कहा गया है कि तीन चीज़ें, तीन क्या रुको, मतलब तीन हालत में, तीन कंडीशंस में, मैरिज और डिवोर्स, या डिवोर्स, भले ही आप मजाक में बोलें या ड्रंकनेस की हालत में या नशे की हालत में या गुस्से में, वो माना जाएगा। आप बाद में ही नहीं बोल सकते कि जो है मैंने नशे की हालत में डिवोर्स किया या शादी किया या मजाक था, ऐसा कुछ नहीं बोल सकते, आपने किया है तो वो वैलिड होगा वो चीज़, चाहे डिवोर्स हो या चाहे शादी हो, लेकिन शिया में ऐसा नहीं कहा गया है। हाँ। हम्म, क्या चीज़? बोलो बेटा तेज़ बोलो। वो ना, तो मैंने क्या बताया अभी, इंस्टेंट ट्रिपल तलाक, वही तो तलाक 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 जो बोल रहे हो वही है ये। जैसे मुस्लिम लॉ में जो टर्म यूज़ किया गया है उर्दू में, वो तलाकुल बिद्दत। हाँ, और शिया लॉ से रिकग्नाइज नहीं करता है ट्रिपल तलाक को, सुन्नी लॉ रिकग्नाइज करता था। अब इसे जो है हटा दिया गया है, ये अब एक फॉर्म नहीं है डिवोर्स की, डिवोर्स नहीं दे सकता, और जो भी हस्बैंड डिवोर्स देगा इस ट्रिपल तलाक, उसे सज़ा होगी, उसे ऑफेंस, मुझे उस बारे में नहीं पता बाहर का। और अगर कोई भी हस्बैंड अब ट्रिपल तलाक देता है अपनी वाइफ को तो उसे सज़ा मिलेगी, क्योंकि अब इसे ऑफेंस कंसिडर कर दिया गया है। अभी रिसेंटली तो हटा है। हाँ, पहले खा। हम्म, क्या चीज़? ये मेरा क्या ओपिनियन है ट्रिपल तलाक पे? मैं बिल्कुल फेवर में हूँ जो जजमेंट आया है। हम्म, मैं फेवर में इसलिए हूँ देखो, क्योंकि जो हमारा कल्चर है, जो भी हमारी सोसाइटी, कहीं ना कहीं वो वाला माइंडसेट है कि मैरिजेस को प्रोटेक्ट करना, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये है कि मैंने बोला कि कोई भी पार्टीज इतना गुस्सा हो सकते हैं हस्बैंड वाइफ कि हस्बैंड प्रोनाउंस कर दे एक बार में ट्रिपल तलाक, ठीक है, और उसके बाद गुस्से में बोल दिया, उसके बाद कोई ऑप्शन भी नहीं है, ठीक है। फिर उसके बाद जो प्रोसीजर है जब आपकी शादी दोबारा से हो सकती है, वो भी इंसान के लिए थोड़ा एक्सेप्टेबल नहीं होता है। तो यही, और बाकी जो फॉर्म्स है डिवोर्स की, एटलीस्ट उसमें जो है रिवोकेशन है, वो 3 महीने का टाइम पीरियड है, तो फिर से पार्टी इज रिकन्सिलिएट हो सकती हैं। लेकिन इसमें तो कोई टाइम पीरियड है ही नहीं, वो तुरंत से इफेक्ट में आ जाता है, तो बहुत बड़ा ड्रॉबैक था ये। तो मुझे तो सही लगा।
अच्छा, जैसे मैंने हिंदू लॉ में बताया था कि कुछ एक्सेप्शन लिमिटेशंस हैं कि कब शादी किससे शादी नहीं हो सकती, कि 5 जनरेशन थी पापा की साइड से और 3 जनरेशन तक मम्मी की साइड से। वैसे ही मुस्लिम लॉ में भी कुछ प्रोहिबिशंस हैं। प्रोहिबिशंस ऑन मैरिज। ब्लड रिलेशंस में नहीं हो सकती है, मतलब सगे भाई बहनों की। मिल्क रिलेशंस। मैरिज से जो रिलेशंस हैं, इसे बोलते हैं एफिनिटी। इसे जो मिल्क रिलेशन से बोलते हैं फोस्ट्रेज। फोस्ट्रेज का मतलब होता है मिल्क रिलेशन। सपोज कोई चाइल्ड है, ठीक है, ये एक ए, ये चाइल्ड है, इसे फीड किया कराया बी ने, ठीक है। बी इसकी कुछ भी हो, भले ही ना हो इसके रिलेटिव, लेकिन जो बी के जो बच्चे होंगे उनकी और इस बच्चे की शादी नहीं हो सकती है। हाँ, मैरिज का ये मैरिज से बाय जो रिलेशन होंगे बता रही हूँ। जैसे ये वाला समझ आया, पहले मिल्क रिलेशन बताओ। मिल्क रिलेशन फोस्टर समझ आ गया, ठीक है। दोनों में जो एफिनिटी है ये, ठीक है, मैरिज वाला को बाय रिलेशन, बाय मैरिज जो रिलेशन हो रहे हैं, जैसे सपोज करो ये ए है, इसकी शादी हुई बी से, ठीक है। बी की बहन है सी, तो ए इससे शादी नहीं कर सकता है, वो मैरिज वॉइडेबल होगी। लेकिन अगर मैरिज मतलब इरेगुलर होगी, ठीक है, लेकिन अगर मैरिज कंज्यूमेट हो जाएगी तो फिर वो वैलिड हो जाती है। लेकिन पहली कंडीशन यही है कि इससे नहीं हो सकती है शादी। हम्म एक तो पॉलेंड्री नहीं हो सकती है। मैं एक दिन हिंदू जो हिंदू लॉ है उसमें 3 एक्ट कवर कर लिए थे, अभी हिंदू सक्सेशन एक्ट बचा है, ठीक है। तो जब वो पढ़ाऊंगी नेक्स्ट नेक्स्ट क्लास में, तभी उसके साथ हिंदू मैरिज स्पेशल मैरिज एक्ट भी पढ़ा दूंगी, ठीक है। पॉलेंड्री जो होता है, यानी एक वाइफ जो है एक से ज़्यादा हस्बैंड रख सकती है, क्या ये अलाउड है मुस्लिम लॉ में? क्या वाइफ एक से ज़्यादा हस्बैंड रख सकती है, अलाउड है? नहीं है ना। तो वही पॉलेंड्री उसी को बोलते हैं, उसी के लिए टर्म यूज़ होता है। ठीक है, पॉलेंड्री नहीं हो सकती, एक वाइफ जो है एक से ज़्यादा हस्बैंड नहीं रख सकती है। देखो मैं बता रही हूँ, जो लॉज हैं, जो मुस्लिम लॉ बनाया बनाया लोगों ने, तो ये बायसनेस तो लोगों ने की ना। और कहीं ना कहीं थोड़ी समझ की भी ज़रूरत है, क्योंकि अगर कुरान देखो तो कुरान ऐसा नहीं है कि लोगों को ये बोलता हो कि आप ना बढ़ाएं वुमेन को, या जो जो हमारे प्रोफेट थे, तो वो अपने जाने से पहले उन्होंने 3 बार कहा था टेक केयर ऑफ़ वुमेन, ठीक है। तो
उस टाइम पे या कभी कुरान इंसान देखे तो उसमें वुमेन को बहुत रिस्पेक्ट दी गई है, काफ़ी चीज़ें दी गई हैं। लेकिन थोड़ा हम लोग की सोसाइटी पेट्रियार्कल सोसाइटी है, ठीक है। तो जो लॉ बनाया, मुस्लिम लॉ बनाया किसने? मुस्लिम मैन ने बनाया, ठीक है। तो कहीं ना कहीं उनकी जो सोच है वो देखने को मिली, ठीक है। जो मुस्लिम लॉ है उसमें कुछ चीज़ों में वुमेन को दिया राइट डिवोर्स के, जैसे फस्क वाला फस्क है, जिहर, वो मैं उस पर डिटेल में बताऊंगी अभी। लेकिन बाद में मुस्लिम डिसोल्यूशन मैरिज एक्ट आया, ठीक है। और जो मुस्लिम लॉ है या जो भी लॉज है, जैसे हिंदू लॉ भी है, वो बहुत पहले का बना हुआ है। या हम लोग का आईपीसी वगैरह भी अभी थोड़ा चेंज हुआ है, वो भी बहुत पूरा चेंज नहीं हुआ है। और विद द स्पैन ऑफ टाइम हमें नए लॉज की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए अमेंडमेंट होते हैं। तो जो भी लॉज हैं बहुत पुराने हैं। और या जैसे तुम शादी का देख रही हो उसमें कि 15 ईयर्स इसमें दे रखा है, ठीक है। मैं भी तुम लोग के सामने खड़ी हूँ, मेरी नहीं हुई, सबकी नहीं होती। ज़रूरी नहीं कि इसमें लिखा है कि हाँ लीगल है तो हर इंसान करेगा ही, उसकी जब मर्जी तब करेगा। और जैसे जैसे मॉडर्निटी आ रही, सबकी सोच भी चेंज हो रही है। तो ये हो गया, आगे बढ़े। समझ आया? क्या चीज़? पॉलिंड्री? पॉलिंड्री मुस्लिम लॉ में नहीं, अलाउड नहीं है। जैसे ये तो चीज़ अलाउ है कि पॉलीगैमी हो सकती है, यानी हस्बैंड 4 शादियाँ कर सकता है, लेकिन वाइफ जो है एक से ज़्यादा हस्बैंड नहीं रख सकती है। पॉलीगैमी में यही होता है कि 4 हस्बैंड वाइफ हो सकती है उसका, मतलब एक से ज़्यादा शादी कर। एक से ज़्यादा शादी कर सकता है, ये मतलब है। हम्म, हाँ, क्या चीज़? पॉलीगैमी है, हाँ, पॉलीगैमी। एक वो भी होता है कि एक इंसान खुद से ही शादी कर लेता है। एक वो भी तो होता है, उसके लिए मुझे इस टाइम टाइम याद नहीं आ रहा है, कि एक इंसान खुद से ही शादी कर लेता है। हम्म, हाँ, एक मैटर आया भी था, एक लड़की ने करी थी। आगे आगे देखो क्या क्या देखने को मिलता है। इरेज करूँ अब? हाँ हाँ हाँ। तो फिफ्थ वाइफ नहीं हो सकती है, ठीक है, एक हस्बैंड की, मुस्लिम हस्बैंड की। अगर 5 शादियां कर रहा है तो पांचवी जो कर रहा है वो इरेगुलर हो जाएगी, यानी वॉइडेबल हो जाएगी। लेकिन अगर दो, जो बच्चे 5 में जो 5 हैं उनमें से किसी को एक की डेथ हो जाती है या डिवोर्स हो जाता है, तो फिर वो शादी उसकी वैलिड हो जाएगी, क्योंकि वो 4 के टाइम लाइन में आ जाएगी। दूसरा जो है जो इद्दत वाला पीरियड होता है, इद्दत के इद्दत के दौरान शादी नहीं कर सकता है। क्या हो? नहीं पता ना, शादी नहीं हो सकती इद्दत के टाइम। इद्दत होती है जब मुस्लिम वेमेन का, भले वो शिया हो या सुन्नी, दोनों में रिकग्नाइज है, दोनों में एप्लीकेबल होता है। अगर हस्बैंड की डेथ हो जाती है या डिवोर्स होता है, तो कुछ टाइम पीरियड के लिए एक टर्म इसे यूज़ किया जाता है, इसे बोलते हैं इद्दत। वो बोल सकते हो कि पर्दा करती, वो घर में ही रहती, कहीं जाती नहीं है। 4 महीना 10 दिन, ठीक है। वो घर में ही रहती, कहीं बाहर नहीं जाती। और जो ये इद्दत का हाँ मैं बता रही हूँ, जो इद्दत है
वो मैंने बोला ना कि जो लॉज बनाए गए हैं बहुत पुराने हैं, ठीक है। तो इद्दत जो है ये बहुत, ये इसलिए कॉन्सेप्ट लाया गया था। जैसे पहले क्या होता था, जैसे अभी क्या है, डीएनए हो जाता है, पता चल जाता है किसका बेबी है। पहले के टाइम पे तो डीएनए वगैरह होता नहीं था। तो इसीलिए ये चीज़ करी गई थी कि इफ़ द वुमेन इज प्रेग्नेंट तो पता चल सके कि हाँ भाई, जब वो घर में ही रही थी, किसी से मिली ही नहीं थी, ठीक है, तो जो उसका हस्बैंड था फॉर्मर, भले उसका वो डेथ हुई है या डिवोर्स, उसी का ही बेबी है। तो ये कॉन्सेप्ट कहीं ना कहीं उस लिए ये जो है फॉलो किया जाता है। फॉलो नहीं कर, बहुत कम ही लोग फॉलो करते हैं जो करना चाहें, ठीक है। और मुझे कहीं ना कहीं ये भी लगता है कि आपको ज़रूरत ही क्यों है, आप क्यों किसी को प्रूफ करें कि हाँ जो बेबी है वो किसका है किसका नहीं है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ आपके कैरेक्टर पे भी आती है। और अब कोई फॉलो करता भी नहीं है इतना, ठीक है। और ये सबकी चॉइस पे डिपेंड करता है, आप फॉलो करें या ना करें। समझ आ रहा है निखिल? तुमने उसे क्या बोला, कुछ नहीं? अच्छा। आयुष आगे बढ़े, बोलो। देखो दोनों टर्म दे दिए जाते हैं, पर कहीं ना कभी कभी ऐसा करता है एग्जामिनर कि फंसाने के लिए उर्दू टर्म दे देता है। तो वैलिड जो होता है उसे सही बोलते हैं, ठीक है, सही से याद कर लेना। वॉइड, बतिल, इरेगुलर, फसिद। तो अगर जो एक मुस्लिम मैरिज जो सारे जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट्स हैं वो अगर पूरी कर रहा है तो वो वैलिड मैरिज होता है। अगर जो है फिर हम लोग देखेंगे वॉइड मैरिज क्या होता है और रेगुलर मैरिज। तो वॉइड में अगर फ्री कंसेंट नहीं है, वॉइड मैरिज में अगर जो है कंडीशन नहीं फुल, देखो वैलिड है अगर सारी कंडीशंस फुलफिल हो रही हैं, ठीक है। फिर दो आते हैं हमारे पास टर्म्स, इरेगुलर यानी वॉइडेबल, समझ लो, यानी फसिद, और वॉइड जैसे यहाँ उर्दू में बोलते हैं बतिल। तो अगर फ्री कंसेंट नहीं है या पॉलिंड्री हो रही है, यानी वाइफ क्या एक से ज़्यादा हस्बैंड है, यानी पॉलिंड्री, तो इस तरह की मैरिज, या मैंने वो बताया मिल्क रिलेशन विच इज़ फोस्ट्रेज, एफिनिटी बताया मैंने, ठीक है, जो बाय मैरिज रिलेशन हो रहे हैं, और ब्लड रिलेशन, इन तीनों में शादी नहीं हो सकती है, ये वॉइड हो, अगर उन तीनों में शादी हो रही तो वो मैरिज वॉइड होगी। फोस्ट्रेज, एफिनिटी। तुम लोग को जैसे मैंने इसलिए क्लियर कर रही हूँ क्योंकि तुम लोग को सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन बना के दे सकता है। फिर पूछ सकता है कि मैरिज जो है वैलिड है या वॉइड वॉइड है या रेगुलर है। हम्म, ये लॉ में पूछेगा क्लैट में। सीयूटी आप लॉ से दे रहे हो तो पूछेगा ना, आप किससे दे रहे हो सीयूटी? नहीं, नहीं, थोड़ा थोड़ा सा जो मुस्लिम लॉ में जो ये टर्म्स हैं उर्दू के, ये थोड़ा सा टफ है।
सुनने में अच्छा लगता है। क्या चीज़ बोलो? मैं समझी नहीं तुम्हारी बात को। तुम प्रॉफिट के बारे में बात कर रहे हो। वो, हाँ वो मैसेंजर हैं, ठीक है, वो गॉड के प्रॉफिट। हम्म। जैसे ये माना जाता है कि जो अल्लाह हैं, जो भी उनके से जो जैसे जो प्रॉफिट हैं, वो सारी चीज़ें उन्होंने वो बताई लोगों को इस तरह से। हाँ। फिर अगर इरेगुलर मैरिज की बात करें, तो अगर विदाउट विटनेस हो रहा है, फिफ्थ वाइफ, या इधर पीरियड में शादी होती है। ये लिखो, ऐसे तुम्हें याद करने में आसानी रहेगी। कहाँ पे बेटा? वो लिखा मैंने, वो पॉलीएंड्री, ये इधर पॉलीएंड्री लिखा है ना, कि एक से ज़्यादा हस्बैंड नहीं हो सकता है। सारे एसेंशियल्स जो मैरिज के फुलफिल हो रहे हैं वैलिड होगी, यानी सही। ये सारे कंडीशंस हैं, फ्री कंसेंट नहीं है, पॉलिएंड्री है, एक से ज़्यादा हस्बैंड है, ब्लड रिलेशंस, सगे भाई बहन में नहीं हो सकती शादी, फोस्ट्रेज यानी मिल्क रिलेशन, ठीक है, एफिनिटी बाय मैरिज जो रिलेशन जो हो रहे हैं, तो इनमें शादी होती है तो वो मैरिज वॉइड होगी। इरेगुलर कौन सी होती है, यानी वॉइडेबल, उसे उर्दू में बोला जाता है फसिद, बिना विटनेस के अगर हो रही है, अगर फिफ्थ वाइफ, चार शादी पांचवी भी कर ली तो। लेकिन बताया कि अगर एक वाइफ की डेथ हो जाती है, डिवोर्स हो जाता है एक वाइफ से, तो फिर वो चार रह जाएंगी, तो चार वैलिड है अकॉर्डिंग टू मुस्लिम लॉ। और इद्दत पीरियड में शादी नहीं हो सकती, लेकिन अगर कंज्यूमेट हो जाती है तो फिर वो सही है, वैलिड है। क्या क्या बोल रहे हो? चार के बाद अगर दो से एक साथ, चार शादी ऑलरेडी, दो और कर लें एक साथ, छठी, तो वो इरेगुलर होगी, वही जो मैंने बोला वॉइडेबल होगी। फिफ्थ का मतलब यही कि चार से ज़्यादा, ठीक है, चार से ज़्यादा शादियाँ नहीं कर सकते हैं। अगर करी है तो, अगर पाँच, अगर छः करी है आपके अकॉर्डिंग, तो उसमें से अगर दो की सपोज करो डेथ हो गई, या एक की डेथ हो गई, एक से डिवोर्स ले लिया, जब चार हैं अगर, तो वैलिड होगी वो, वरना इरेगुलर रहेगी वो। लिखो ये। ओम समझ में आ रहा है? वो टर्म्स थोड़े से टिपिकल हैं, वो मुझे में टाइम लगा था, फिर याद जब बार बार रिवाइज करोगे याद हो जाएंगे।
लिख लिया? आयुष, बताना था ना। फिर हम लोग बात करेंगे म्यूटा मैरिज की। उमाम, म्यूटा मैरिज पता है क्या होता है? म्यूटा मैरिज, म्यूटा, हाँ। तो ये जो है, इसे रिकग्नाइज करता है शिया लॉ, ठीक है। सुन्नी इसे रिकग्नाइज नहीं करते हैं, इसे नहीं मानते हैं। शिया में भी एक स्कूल है, इतना अशारिया। इतना अशारिया, कुछ स्कूल्स हैं शिया के भी और सुन्नी के भी, जिन्हें वो फॉलो करते हैं, ठीक है। मैं अभी उनके बारे में भी बताऊंगी। तो जो ये म्यूटा मैरिज है, इसे सुन्नी नहीं अप्लाई करते हैं, नहीं फॉलो करते हैं, शिया फॉलो करते हैं। वो भी शिया में ये एक स्कूल है, इतना अशारिया, ठीक है, वो इसे मानता है। म्यूटा मैरिज ये होती है कि एक कुछ टाइम लिमिट के लिए, एक ये टेम्परेरी मैरिज है, कुछ फिक्स टाइम के लिए करी जाती है, ठीक है, टेम्परेरी होती है ये। हाँ, नहीं नहीं वो नहीं है, वो उसे हलाला निकाह बोलते हैं, ठीक है। ये म्यूटा मैरिज है, ठीक है। तो ये टेम्परेरी होती है, फिक्स टाइम के लिए होती है। इस मैरिज से जो बच्चे होंगे, चाइल्ड जो होंगे बॉर्न आउट ऑफ सच मैरिज, वो लेजिटिमेट माने जाएंगे, ठीक है। से अप्रूव करते हैं, इतना अशारिया कि स्कूल है, शिया का स्कूल है एक इतना अशारिया, वो इस मैरिज को मानते हैं, फॉलो करते हैं, ठीक है। चाइल्ड बॉर्न आउट ऑफ सच मैरिजेस शैल बी लेजिटिमेट। और जो चाइल्ड होगा इस मैरिज से, जो भी बेबी बॉर्न होगा, चाइल्ड होगा, वो सिर्फ इनहेरिटेंस का उसके पास राइट रहेगा, सिर्फ अपनी मम्मी की प्रॉपर्टी से, मदर की प्रॉपर्टीज। वो फादर से क्लेम नहीं कर सकता प्रॉपर्टी में राइट, वैसे कर सकता है बट इस मैरिज में नहीं कर सकता है। हुँ? शादी तो शादी होती है, ठीक है, लेकिन जो वही उस टाइम पे ये चीज़ बना दी गई कि डिपेंड करता है फॉलो करने पे, है अभी भी एग्जिस्टेंस में है, मतलब लॉ है अभी भी। बोलो बोलो। करो करो, फिर 6 लाख का मेंटेनेंस मांगेगी वाइफ। हम्म, तुम तो इसके अंदर क्योंकि कर नहीं सकते, मुस्लिम लॉ के अंदर तुम्हें हिंदू लॉ के अंदर करनी पड़ेगी। फिर 6 लाख। हम्म, बताया तो, एक मेल 4 साल 4 शादियां कर सकता है। हो गया, आगे बढ़े। तो जो म्यूटा मैरिज का बेबी होता है, चाइल्ड, वो प्रॉपर्टी इनहेरिट कर सकता है सिर्फ अपनी मम्मी से। हम्म, नहीं वैसे होता है, वाइफ का शेयर रहता है, बच्चों का भी रहता है अपने फादर की प्रॉपर्टी में। लेकिन जो म्यूटा मैरिज है उसमें बहुत ज़्यादा राइट्स नहीं है, मतलब बस इतना ही है
कि बच वैसे ये रहता ना कि जो शादी है है, जैसे ये टेम्परेरी शादी है, बहुत ज़्यादा ये रिकग्नाइज शादी नहीं है, ठीक है। तो जो बेबीज़ होंगे वो लेस्टमेट ही होंगे या इलेस्टमेट होंगे, तो लेस्टमेट होंगे, लेकिन उनके पास राइट नहीं रहेगा कि अपने फादर से क्लेम करें, वो सिर्फ अपनी मम्मी से मदर से क्लेम कर सकते हैं प्रॉपर्टी, ठीक है। हो गया। मेहर यानी डुअर किसे बोलते हैं? एनी आइडिया? क्यों दिया जाता है? एक ये मार्क ऑफ रिस्पेक्ट माना गया है, ठीक है, डुअर। इसलिए दिया जाता है कि ये जो वाइफ है वो अपना जो है, समझ लो एक मेंटेनेंस, ठीक है, मेंटेनेंस की तरह है, ताकि वो अपना गुजारा कर सके। उसका जो जो भी उसके गुजारे के लिए जो खर्चा है वो उससे मिल सके उसे। टोकन ऑफ लव। समझ लो ये मेंटेनेंस, ठीक है, एक तरह से। जो है ये दो तरह के डिवोर होते हैं, ठीक है। एक तुरंत भी दिया जा सकता है या कुछ अमाउंट तुरंत दे दिया जाए, बाकी मैरिज डिसॉल्व होने के बाद दे। और मैरिज चाहे डिसॉल्व हो बाय डेथ और बाय डिवोर्स, ठीक है। हाँ, मतलब एक मार्क ऑफ रिस्पेक्ट, मार्क ऑफ लव माना जाता है, इसलिए दिया जाता है ताकि वाइफ जो है अपने मेंटेनेंस के लिए इसे यूज़ कर सके। अरे मतलब एक रेस करूँ? क्या चीज़? तो जो है दो तरह का होता है, एक इमिजिएटली दिया जाता है, प्रोम्प्ट, डिफर्ड, ठीक है। दो कैटेगरीज में डिवाइड है ये। प्रोम्प्ट जो है इमिजिएटली दिया जाता है जब शादी हुई है। ये दिया जाता है डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज पे। डिसोल्यूशन दो तरह से होता है, बाय डेथ या डिवोर्स। जो उसके फैमिली वो दे या उसकी जो प्रॉपर्टी वो उसकी फैमिली दे, और अगर उसकी फैमिली नहीं देती है या जब तक नहीं देती है तो तब तक वाइफ के पास है उसकी राइट है कि वो उसकी प्रॉपर्टी का पोजेशन अपने पास रख सकती है।
हाँ, क्या चीज़? डिपेंड करता है कि पूरा आप अमाउंट एक साथ दे दें तुरंत, या आधा अभी दें आधा बाद में दें। इरेज करूँ? हो गया। अगर हम लोग बात करें कितनी डुअर यानी महर कितनी दी जाती है, कितनी मिनिमम है, क्या कितनी मैक्सिमम लिमिट रखी गई है, तो सुन्नीस की बात करें तो मिनिमम डुअर 10 दिरहाम है, कि मिनिमम 10 दिरहाम देना है। अब दिरहाम आप लोग बोलोगे क्या होता है, ठीक है, तो जैसे दिरहाम जो सऊदी है वहाँ पे दिरहाम चलता है, जैसे हमारे वहाँ रुपी है, ठीक है। सा- हाँ, तो पहले के टाइम पे दिरहाम चलता था, ठीक है। तो दिरहम्स, दिरहम्स। तो मिनिमम सुन्नी में 10 दिरहम्स है, और शिया में मिनिमम की कोई लिमिट नहीं है, और मैक्सिमम की जो है शिया में 500 दिरहम्स है, और मैक्सिमम की सुन्नी में कोई लिमिट नहीं है। लेकिन जो ये दरहम्स है ये बहुत कम ही इनकी वैल्यू है, और ये बहुत बहुत पहले से की ये लिमिट है, ठीक है। तो भी फैमिलीज़ जो होती हैं, दोनों लड़का लड़की की फैमिलीज़, वो आज की क्या करेंसी की क्या वैल्यू है उस हिसाब से रखती हैं, ठीक है। और मतलब अपनी फिनेंशियल कैपेसिटीज़ के अकॉर्डिंग भी। क्या चीज़? पता नहीं, क्या वो गूगल करो। ठीक है, डू। तो मिनिमम, मिनिमम 10 दिरहम्स। मिनिमम की इसमें कोई लिमिट नहीं है। ये लिख लो। फैमिली लॉस ख़त्म करके। एक क्लास आई थिंक और लूँगी। लग नहीं रहा, थोड़ा सा बच जाएगा। तो ये एक चीज़ बताई गई है, बट जो अभी जैसे वैल्यू करेंसी की हर टाइम अलग अलग होती रहती है, ठीक है। पहले 500 भी ज़्यादा लगता था, अब 500 एक मिनट में खर्च हो जाता है, ठीक है। तो दोनों पार्टीज़ का आपस में बातचीत करके कितनी आप पूछ भी लेती है लड़के की पार्टी, लड़के के पेरेंट्स, कि आपको कितनी चाहिए महर। बोलो, कुछ बोलना चाह रहे? हम्म? हाँ, तुम एक बार कैलकुलेट करो 500 दिरहम्स कितना हुआ। 11,500 रुपये हुआ ना, तो 11,500 रुपये के आज के टाइम पे एक वाइफ के लिए काफ़ी है अपना जो है खुद को मेंटेनेंस करने के लिए, भरण पोषण करने के लिए, खर्च जो उसके डेली यूज़ के खर्चे होंगे, खाना रहना पहनना ओढ़ना मेडिकल एक्सपेंसेस, सारी चीज़ें सफिशेंट है? नहीं है ना? तो फिर आगे बढ़े। अब सपोज करो
कि जो वाइफ उसे मेंटेनेंस नहीं दिया, यानी डूअर नहीं दिया, ठीक है, मैं डूअर की बात कर रही हूँ। मेहर नहीं दी तो क्या कर सकती है वाइफ? वाइफ चाहे तो मना कर सकती है अपने हस्बैंड को कि मैं आपके साथ नहीं रहूंगी, रिफ्यूज टू कोहैबिट। ठीक है, साथ में रहने के लिए मना कर सकती है। दूसरा क्या है, जब तक उसे अपनी वो नहीं मिल सक जाती है महर, तब तक वो हस्बैंड की प्रॉपर्टी को पोजेस कर सकती है, हस्बैंड्स प्रॉपर्टी। कोई सुपीरियर नहीं है, कोई जो है सबॉर्डिनेट नहीं, दोनों बराबर है। हम्म? क्या चीज़? नहीं मैं बता रही, देखो मुस्लिम एक रिलीजन है, ठीक है, अब उसे दो फॉर्म में लोग बढ़ गए, दो सेक्ट हैं, ठीक है, शिया और सुन्नी। उन दोनों के थोड़ा रिलीजन सेम है, मुस्लिम ही, बट थोड़े थोड़े बिलीफ अलग हैं, बस थोड़े से, थोड़ी प्रैक्टिसेस अलग हैं। अभी क्लास के बारे में पहले तो मुझे थोड़ा इसके बारे में बताना, तभी तो मैं बता पाऊंगी मैं बिलीव करती हूँ या नहीं। इस क्लास के बाद। हम्म। रुक जाओ, क्लास के बाद। एक टर्म है गिफ्ट, ठीक है, गिफ्ट को बोलते हैं उर्दू में हिबा। इसकी क्या कंडीशंस है? ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। कैपेसिटी ऑफ डोनर की बात करें, यानी जो गिफ्ट दे रहा है, डोनर यानी जो गिफ्ट कर रहा है, साउंड माइंड हो, मेजर हो,
फ्री कंसेंट से दे रहा हो। ऑफर एक्सेप्टेंस मतलब है कि किसी ने भी ऑफर किया कि मैं तुम्हें ये गिफ्ट करना चाह रहा हूँ अपनी प्रॉपर्टी, अभी कोई चीज़, तो सामने वाला एक्सेप्ट करे और जो गिफ्ट है उसका पोजेशन अपने पास ले। ठीक है। कौन डोनर? वो होता है जो गिफ्ट कर रहा है। ठीक है। तो वो साउंड माइंड होना चाहिए, मेजर हो यानी अडल्ट हो, फ्री कंसेंट से हो, वो अपनी खुशी से दे रहा है। जिसे दे रहा है वो गिफ्ट, वो कोई भी इंसान हो, मेजर भी हो सकता है, नॉन जो है माइनर भी हो सकता है, और जो है साउंड माइंड हो या अनसाउंड माइंड हो, इट डजेंट मैटर। लेकिन हाँ, जो गिफ्ट कर रहा है उसके लिए इसेंशियल है, ज़रूरी है कि वो मेजर हो, वो साउंड माइंड हो, फ्री कंसेंट से दे। किसी को भी, लेकिन वो प्रॉपर्टी एग्जिस्टेंस में होना चाहिए। जिस प्रॉपर्टी का, जिस चीज़ का गिफ्ट दे रहा है, जिस चीज़ कोई प्रॉपर्टी को भी चीज़, वो एग्जिस्ट करनी चाहिए। किसी फ्यूचर में नहीं, ये नहीं बोल सकती ना मैं जो है मैं एक कार खरीदूंगी फिर मैं तुम्हें गिफ्ट करूंगी। ठीक है। वो नहीं, मेरे पास वो चीज़ होनी चाहिए, एग्जिस्टेंस में हो वो चीज़। फ्यूचर प्रॉपर्टी का गिफ्ट वैलिड नहीं है अंडर अकॉर्डिंग टू मुस्लिम लॉ। लिख लिया, आगे बढ़े। क्या जा रहा है? तो कोई भी इंसान हो सकता है, इसके लिए ज़रूरी नहीं है, मेजर भी हो सकता है, माइनर भी हो सकता है। ठीक है। साउंड माइंड हो या अनसाउंड माइंड हो। और कौन सा गिफ्ट वॉइड हो जाएगा? फ्यूचर प्रॉपर्टी का। मतलब प्रॉपर्टी एग्जिस्टेंस में होनी चाहिए, फ्यूचर प्रॉपर्टी को आप गिफ्ट में नहीं दे सकते हैं। ठीक है। या कंटिजेंट भी नहीं, जैसे मैंने बताया था ना, कंटिजेंट होता है किसी चीज़ के होने, कोई एक्ट होने या ना होने पे, तो आप ये वाली भी कंडीशन नहीं रख सकते कि ये वाली चीज़ होगी या नहीं होगी तब मैं आपको ये गिफ्ट करूंगा, तो ये कंडीशन भी नहीं रख सकते। ठीक है। तो अगर ये दोनों चीज़ें हो रही हैं तो गिफ्ट वाइड हो जाएगा। प्रॉपर्टी कैसी हो सकती है? मूवेबल भी हो सकती है, इमूवेबल भी हो सकती है। सब्जेक्ट मैटर जो होगा गिफ्ट का, मूवेबल भी हो सकता है, इमूवेबल भी हो सकता है। कैपेसिटी ऑफ डोनी, जो जिसे गिफ्ट दिया जा रहा है। ठीक है। पर्सन रिसीविंग गुड गिफ्ट। ओम समझ आ रहा है बाकी लोगों को? तुम्हें समझ आ रहा है?
तुम स्लीपी क्यों लग रहे हो? हम्म? क्या चीज़? तेज बोलो, क्या बोल रहे हो? हम्म। किसमें? ले। हाँ, हाँ दे सकते हैं। बोला तो वो मूवेबल हो तो क्या, मूवेबल भी हो सकता है, इमूवेबल भी हो सकता है। नहीं लेकिन इसमें कुछ, वही ना, इसलिए ये है कि ये जो है मेजर है तो भाई, एक माइनर है तो सोच समझ थोड़ा कम सकता है ना, माइन जो एक माइनर है। प्लस साउंड माइंड है तो हाँ ठीक है, वो देना चाहता है प्रॉपरली अपने पूरे दिमाग से। इसलिए थोड़ी कंडीशंस हैं। आगे बढ़े। लिख लिया बच्चे? एक टर्म इसमें आता है मर्जुल मौत। इसे इंग्लिश में बोलते हैं डेथ बेड गिफ्ट। तो जो मर्जुल मौत है यानी डेथ बेड गिफ्ट, तो एक इंसान जो इस सिचुएशन में है, डेथ बेड का मतलब ये है कि वो बिल्कुल बिस्तर पे पड़ा हुआ है और वो जाने की सिचुएशन में है, वो किसी भी टाइम जा सकता है। तो अगर वो किसी इंसान को कुछ गिफ्ट कर रहा है, ठीक है, गिफ्ट कर सकता है वो कुछ भी। लेकिन जो है, जो गिफ्ट कर रहा है इस सिचुएशन में, तो अगर ये इंसान सरवाइव कर गया तो वो गिफ्ट नहीं माना जाएगा। अगर उसकी डेथ हुई तभी वो गिफ्ट वैलिड माना जाएगा, ठीक है। अगर ये सरवाइव कर गया अगर सरवाइव कर जाएगा तो वो गिफ्ट नहीं माना जाएगा, ठीक। अगर सरवाइव नहीं करेगा, डेथ हो जाती है, तब वो गिफ्ट वैलिड होगा। वैलिड। लिखो आगे इतना। लिख लिया? ओम, अमन। फिर हम लोग पढ़ेंगे विल, वसीयत। हम्म, तो वसीयत जो है, आप लोगों को पता है कितनी वसीयत कर सकता है अपने, जो है जैसे एक मुस्लिम फादर है, वो जो वसीयत कर रहा है किसी को अपनी प्रॉपर्टी, तो कितना पोर्शन, कितना पार्ट कर सकता है किस अपने बच्चों के, बेटों के कंसेंट के बिना? ओनली वन थर्ड, जितनी उसकी प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो उसका वन थर्ड ही वो अपने बच्चों के बिना, कंसेंट के बिना, अपने सन के बिना वसीयत कर सकता है। डॉटर का भी राइट है प्रॉपर्टी का, बट इसमें जो चीज़ है वो,
अब जो इंसान वसीयत कर रहा है, जो विल कर रहा है, उसे बोलते हैं टेस्टेटर। ये लिख लिया ना? जो इंसान वसीयत करता है उसे बोलते हैं टेस्टेटर। अब इसकी क्या कैपेसिटीज होनी चाहिए, क्या एसेंशियल्स हैं एक टेस्टेटर के? साउंड माइंड हो, ये मेजर हो, अडल्ट हो, बच्चे मेजर मतलब अडल्ट हो, और जो जिस प्रॉपर्टी की वसीयत कर रहा है उसका ओनर हो। इतना लिखो, फिर आगे लिखो। ओनर होना चाहिए वो उस प्रॉपर्टी का जिसका वो विल कर रहा है, जिस प्रॉपर्टी का। हम्म, क्या चीज़? वसीयत, अभी समझा रही हूँ। एक तरह से वसीयत कर देना मतलब जो है अपनी किसी और को दे देना अपनी प्रॉपर्टी। विल, विल। तो जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो है गार्जियनशिप, ठीक है? तो गार्जियनशिप में मैंने बताया हिंदू लॉ में क्या था। अगर है तो वो होगा ना। उसके बाद और लोग मैं बता रही हूँ भाई। हिंदू लॉ में नेचुरल गार्जियन होगा आपका, सबसे पहले फादर, ठीक है? फादर नहीं है, या फादर के मैंने कुछ रीजंस बताए थे कि उन्होंने रिनाउंस कर दिया है वर्ड, या फिर जो है वो कन्वर्ट हो गए किसी और रिलीजन में, सीज टू बी अ हिंदू, तब फिर मदर होंगी, या उनकी डेथ हो गई तो मदर। और मैंने इसमें भी बताया था कि जो है कोर्ट भी अपॉइंट कर सकता है, या जो है पेरेंट्स भी टेस्टामेंट्री गार्जियन अपॉइंट कर सकते हैं, ठीक? मुस्लिम लॉ की बात करें हम लोग, तो इसमें नेचुरल गार्जियन होता है फादर, फादर के बाद ग्रैंडफादर। अब मैंने ये बताया था हिंदू लॉ में कि फादर अगर कोई टेस्टामेंट्री गार्जियन अपॉइंट करता है, मतलब टेस्टामेंट्री गार्जियन का मतलब ये है कि किसी और को अपॉइंट करता है कि मेरी डेथ के बाद, ठीक है, ये मेरे बच्चे की देख रेख करेंगे, मेरे बच्चे की या मेरे बच्चे की प्रॉपर्टी की, या मेरे बच्चे की भी और उसकी प्रॉपर्टी की, दोनों की चीज़ों की ये देख रेख करेंगे, ये गार्जियन होंगे, ठीक? लेकिन अगर माँ जिंदा है, मदर अभी जिंदा है, सरवाइव करती हैं, तो फादर की डेथ के बाद मदर होती हैं नेचुरल गार्जियन। मदर की डेथ के बाद ही वो जो इन्होंने किया टेस्टामेंट्री गार्जियन फादर ने अपॉइंट किया है, तब वो फोर्स इफेक्ट में आएगा, ठीक? वैसे ही इसमें भी है कि फादर चाहे तो टेस्टामेंट्री गार्जियन अपॉइंट कर सकता है, ठीक? टेस्टामेंट्री नहीं, मदर को नेचुरल गार्जियन नहीं कंसिडर करा गया है। ठीक है, तो फादर चाहे तो टेस्टामेंट्री गार्जियन अपॉइंट कर सकता है, लेकिन अगर ग्रैंड फादर अभी जिंदा है तो टेस्टामेंट्री गार्जियन इफेक्ट में नहीं आएगा। ये इनकी डेथ हो गई, अभी ये जिंदा है, ठीक है? ये फादर नहीं जिंदा है, ग्रैंड फादर जिंदा है, और इस इन्होंने फादर ने टेस्टामेंट्री गार्जियन अपॉइंट किया अपने बच्चे के लिए। ग्रैंड फादर जिंदा है तो ये बच्चे की और बच्चे की प्रॉपर्टी की, दोनों की चीज़ों की यही देख रेख करेंगे। जब ये भी इनकी भी डेथ हो जाएगी, तब जो फादर ने टेस्टामेंट्री गार्जियन अपॉइंट किया तब वो उस बच्चे की देख रेख करेंगे, ठीक? लिख लिया ना? हाँ, इतना लिखो फिर आगे बढ़ो।
इसमें मतलब गार्जियन नहीं माना गया, नेचुरल गार्जियन। जो कस्टडी की बात आएगी उसके मैं उसमें बताऊंगी कि इसमें क्या है। मैंने बोला ना पेट्रियार्कल सोसाइटी। ये बहुत ही बेकार कॉन्सेप्ट है कि मैन नहीं रो सकते हैं। सबके इमोशंस होते हैं। सबके इमोशंस होते हैं सब। लिख लिया, इतना आगे बढ़ो। तुम लिख नहीं रही हो क्या? ओके। तो 10 मिनट पढ़ लेते हैं। क्या चीज़? कोई बात नहीं, मुझे भी मिलेगा। मुझे 45 मिनट्स लगता है जहाँ से आती हूँ। 45 मिनट्स। और दूसरा, जैसे मैंने हिंदू लॉ में भी बताया था कि कोर्ट भी अपॉइंट कर सकता है गार्जियन, ठीक है। तो वैसे ही मुस्लिम लॉ में वो होता है कि अब कोर्ट अपॉइंट कर सकता है गार्जियन। इतना लिख लिया। अब हम लोग बात करेंगे कस्टडी ऑफ चाइल्ड की। कस्टडी को बोलते हैं उर्दू में हिजानत। हिजानत, कस्टडी को उर्दू में हिजानत बोलते हैं। हम्म। तो और सन की अगर कस्टडी की बात करें तो हनफी स्कूल, 4 स्कूल हैं, ठीक है, सुन्नी लॉ में। तो नेक्स्ट अभी टाइम नहीं बचा है, तो मैंने नेक्स्ट क्लास में स्कूल्स और डिवोर्स के जितने जो कई तरह के हैं और क्या टाइम लिमिट है इद्दत पीरियड की, वो सारी चीज़ें मैं डिस्कस करूँगी, ठीक है। तो जो हनफी स्कूल है वो 7 साल तक एक लड़के की कस्टडी माँ को मिलनी चाहिए, हनफी स्कूल के अकॉर्डिंग। क्या चीज़? 7 ईयर्स तक। शिया में जब तक एक लड़का वीन्ड है, यानी जब तक वो अब मतलब जब वो मदर मिल्क छोड़ के कुछ और खाना पीना शुरू कर दे, तब तक, अगर वो मदर मिल्क ही तब तक ले रहा है, तब तक वो शिया में उस लड़के की, जो सन की कस्टडी माँ को मिलेगी, ठीक है। अभी हम लोग सन की बात कर रहे हैं। टिल ही इज़ वीन्ड, वीन्ड मतलब अभी वो डिपेंड कर रहा है मदर मिल्क पे। मलकी स्कूल है, मलकी सुन्नीस का स्कूल है, तो उनके अकॉर्डिंग एज ऑफ पिबर्टी तक, यानी 15 साल तक। इरेज करूँ?
ओके। अब डॉटर की हम लोग बात करेंगे, डॉटर की कस्टडी की, यानी हिजानत। तो हनफी में डॉक्टर हनफी में जो है एज ऑफ प्यूबर्टी यानी 15 साल तक है, डॉटर की कस्टडी माँ को मिलनी चाहिए। मलकी, शफ़ी, हनबली, ये तीन और स्कूल हैं सुन्नी के, सुन्नीस के, उसमें जब तक शादी ना हो जाए एक डॉक्टर की। और इतना शारिया जो शिया का स्कूल है, तो उसके अकॉर्डिंग 7 साल तक। हनफी एज ऑफ प्यूबर्टी, इन तीनों स्कूल मलकी, हनबली, शफ़ी, इन तीनों स्कूल्स के अकॉर्डिंग जब तक शादी हो ना हो जाए, टिल मैरिज, शादी तक। ये चारों स्कूल जो हैं ये सुन्नी लॉ के हैं, ठीक है। फिर इतना अशारिया, ये शिया स्कूल शिया लॉ का स्कूल है ये। इनके अकॉर्डिंग 7 साल तक, जब तक एक डॉटर 7 साल की रहे तब तक उसकी कस्टडी माँ के पास होनी चाहिए। मैंने पहले लिखा है कि बेटे की कस्टडी किन किन स्कूल्स के अकॉर्डिंग कब तक माँ के पास होनी चाहिए, ये है डॉटर का। थैंक यू।